सो हेलो गाइस, वेलकम टू द हर्षवर्स। आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है एडवोकेट फरियाद हुसैन के साथ। आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ लीगल चीज़ें जो हर आम इंसान को जानना चाहिए वो आज इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट फरियाद हुसैन और मैं एडवोकेट एट हाई कोर्ट हूँ इलाहाबाद में, और मैं क्रिमिनल लॉज की प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से हैं वो, उसमें आम इंसान के लिए क्या है। देखिए, जो नए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल लॉज हैं कौन कौन से, वो जो किन की जगह पर वो नए 3 लॉज आए हैं। तो पहले जो क्रिमिनल लॉज थे वो पहले हमारे CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दूसरा हमारा IPC यानी इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 का था, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते थे। इसमें पनिशमेंट के प्रावधान थे। और तीसरा हमारा लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमारे जो भी क्राइम होता था उस इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस होता था उसमें प्रोसीजर था उसका, किस तरीके से एविडेंस को प्रूफ करना है, कैसे डिसप्रूफ करना है, क्या चीज़ें एविडेंस में एडमिट होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो उनकी जगह पर हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने नए प्रावधान बनाए या नए एक्ट लेके आई है, जिसको 2023 का नाम क्रिमिनल न्यू लॉज 2023 के नाम से जाना जाता है। उनमें पहला हमारा BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 जो IPC की जगह पर आया है, और दूसरा है हमारा BNSS जो हमारा CRPC की जगह पर आया है। तीसरा हमारा है BNSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो लॉज आए हैं इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और मैं मानता हूँ जो लॉ बनाए गए हैं इनकी ज़रूरत भी थी। पर ज़रूरत किस तरीके से थी, अगर ये गवर्नमेंट बनाने से पहले उन प्रैक्टिशनर एडवोकेट से पूछ लेती तो शायद मैं मानता हूँ जो लॉज बनाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बदलाव देखे जा सकते थे और वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत दे सकते थे। उनमें क्या जो प्रोसीजर हैं, क्या रेमेडीज़ या क्या जो प्रावधान बनाए गए हैं सेक्शनों को लेकर के, तो वो सारे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे दिखने में आते। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो FIR होती है और 0 FIR और EFIR में क्या फ़र्क होता है। देखिए, मेनली अगर देखा जाए तो जो FIR होती है वो कॉग्निजेबल केसेस में होती है। ठीक है, FIR एक जो वर्ड है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। FIR को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो सेक्शन नए वाले हमारे BNSS है उसमें सेक्शन 173 में बताया गया है जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसे हम हीनियस क्राइम मानते हैं, जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान 3 साल से ऊपर का होता है, उसमें ही FIR होती है। और जो 0 FIR होती है वो 0 FIR तब होती है जब आप कहीं भी ऑल इंडिया आपका क्राइम हुआ, आप वहाँ पर अपनी FIR करा सकते हैं, या आप किसी भी स्टेशन पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी FIR करा सकते हैं। और वो FIR होने के बाद 15 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उस FIR को वहाँ उस थाने में ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पर वो क्राइम होना बताया गया है। EFIR का प्रावधान अब हमारे नए लॉ में बनाया गया है, जिसमें आप EFIR कर देंगे तो उसकी FIR ऑनलाइन की जाएगी और ऑनलाइन ही के माध्यम से आप पुलिस स्टेशन जाए बिना अपनी FIR को दर्ज करा सकते हैं। तो जो आम इंसान, आम व्यक्ति है जो जिसके नाम से FIR हो जाती है तो वो लोग डर जाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, आम आदमी जो है, कोई भी इंसान हुआ, जब उसके खिलाफ एक FIR होती है तो FIR के कुछ प्रोविज़न ऐसे होते हैं जिनमें इंसान के लिए डर लाजमी है, और डर का लाजमी होना वो इस बात को दर्शाता है कि उसने क्राइम किया है। अगर उसने क्राइम नहीं किया है तो बेबाक होकर के अपनी बात रखेगा और वो कोर्ट में जाएगा और अपनी बात को प्रूफ करेगा। इन केस अगर उस पर झूठी FIR हो जाती है तब वो इंसान क्या करेगा? देखिए, झूठी FIR जब हुई है तो जाहिर सी बात है, अब FIR के रिगार्डिंग जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन में वो जो पुलिस ऑफिसर होगा उसकी ये ड्यूटी है कि वो एकदम जो रियल घटना होती है उसको उसमें दर्शाए, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। झूठी FIR होगी तो एक ना एक दिन झूठ पकड़ा जाएगा, और हमारे लॉ में प्रावधान बनाया गया है अगर कोई झूठी FIR करेगा तो उसको IPC यानी कि BNS के तहत उसको पनिश्ड भी किया जाएगा, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा लंबी सज़ा भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस, वकील और डॉक्टर के पास जाने से क्यों डरते हैं लोग? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका, पुलिस, वकील और डॉक्टर। देखिए, मैं मानता हूँ जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसको ज़रूरत होती है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए। पुलिस के पास इंसान तब जाता है जब उस पर कोई क्राइम होता है, उस पर किसी ने उसके राइट का वॉयलेट कर रहा है कोई, या उसे कोई मार तोड़ रहा है, तब उसकी सहारा लेता है। और वकील के पास तब आता है जब वो उन सब
चीज़ों से हो जाता है। अगर क्राइम हुआ, क्राइम का उसे पीड़ित है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसको इंसाफ कौन दिलाता है? एक वकील दिलाता है। तो हम लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको इंसाफ ही दिलाएंगे। ये हमारा पहला कॉल ये होता है कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। जहाँ पर आपके गलत होने पर आपके साथ ना आपके माँ बाप, ना आपके रिश्तेदार, ना दोस्त, ना भाई बहन, कोई नहीं होता है, उस समय अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है तो सिर्फ एक वकील होता है। डरना लाजमी है। डरने की सबब वजह यह है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो इन सारे झमेलों में ना फंसें, पुलिस के पास ना जाएं, डॉक्टर के पास ना जाएं। क्यों कोई बीमार होना चाहेगा? क्यों कोई पुलिस से अपनी दुश्मनी मोल लेगा? और वकील के पास तो तभी आएगा अपॉर्चुनिटी जब उसकी ऐसी होगी, जब इन केस ऐसा फंसा होगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मेनली बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, पर आम इंसान को ये नहीं पता होता। उसको यही लगता है कस्टडी में उसको भेज दिया तो मैं आप घबरा जाता है। और मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि पुलिस कस्टडी जो होती है वो ये कस्टडी होती है, पुलिस उस एक्यूज्ड को कोर्ट के पास लेकर जाती है और कोर्ट ले जाने के बाद उसको पेश करती है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट से डिमांड करती है कि सर हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, इस पे हमें इतने दिन का पुलिस कस्टडी चाहिए। तो उसको पहले जो हमारी CRPC थी उसके अंदर मैक्सिमम 14 से 15 दिन का पुलिस कस्टडी में देने का प्रावधान था। पर अब जो नया BNSS बनाया गया है इसमें पुलिस कस्टडी की रिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसमें डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हीनियस क्राइम है। और इसमें अब जो टाइम पीरियड बनाया गया है वो 90 डेज़ यानी 90 दिनों तक की पुलिस कस्टडी हो सकती है। पर वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि वो मजिस्ट्रेट उसको कितने दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजेगा। वो आप कितने भी दिन हो सकते हैं, 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं, 45 दिन हो सकते हैं, 60 दिन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर। और मजिस्ट्रेट ये भी देखेगा कि वो क्राइम किस लेवल का है जिस यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस कस्टडी में दिया जाए। और दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो न्यायिक हिरासत होती है, जिसमें एक्यूज्ड को जेल भेज दिया जाता है और जेल में ही रह करके पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। जब पहले वो एक्यूज के पास जाएगी, उससे पूछेगी कि आप हमें बताइए कहाँ क्राइम हुआ था, आपने ये चीज़ें जो क्राइम में यूज़ की हैं, इनमें आपने जो वेपन है या कोई भी ऐसे एविडेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ छुपाए हैं, वो उनसे पूछती है वहाँ पर जा कर के। पर जब पुलिस कस्टडी में होता है एक्यूज तो उसके साथ भी ले जा सकती है, उसको उस पर हल्का टॉर्चर भी कर सकती है आम भाषा में अगर देखा जाए तो। पुलिस कस्टडी से इसलिए इंसान डरता है, जुडिशियल कस्टडी इंसान सेफ समझता है अपने आप में। पुलिस अगर अरेस्ट कर लेती है किसी व्यक्ति को तो उसको कितने टाइम तक पेश करना होगा कोर्ट में? देखिए, ये बताया है, हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो सबसे पहली वाली जो हमारी CRPC थी उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। पर अब जो नई BNSS है इसमें एक प्रावधान बनाया गया है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी एक रिकॉर्डिंग की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसको आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी जाएगी कि आपके घर जो भी उसका नियरेस्ट पर्सन होगा, कॉल के माध्यम से या वहाँ पर मौजूद कोई भी लोग होंगे, तो जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं और इस अपराध में अरेस्ट कर रहे हैं। और अब अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर, यानी अगर पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया 8 बजे के टाइम पे, तो कल उसको 8 बजे से पहले जिस टाइम पे बात करेंगे 24 घंटे उस पीरियड से लेकर उस पीरियड तक वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और वहाँ जा कर के वो फिर आगे की डिमांड उससे कर सकते हैं कि हमें इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए या जुडिशियल कस्टडी चाहिए। वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको पुलिस कस्टडी में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। तो अगला सवाल है, पहले मॉब लिंचिंग में क्या था और अब क्या चेंजेस हुए? तो हम मॉब लिंचिंग के बारे में बताएं आपको। मॉब लिंचिंग जो वर्ड है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक वर्ड है और लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा सोशल मीडिया के थ्रू। पहले जो मॉब लिंचिंग होती थी तो उसका कहीं कोई प्रावधान नहीं था, पर हमारे नए BNS में इसका प्रावधान बनाया गया है। जो कोई कम्युनिटी यानी जो 5 लोग होंगे वो किसी व्यक्ति को उसके कास्ट, रिलीजन, पर्सनल बिहाफ को देखकर अगर उसकी डेथ कारित कर देते हैं यानी उसको जान से मार देते हैं, तब उन लोगों के खिलाफ ये मॉब लिंचिंग का सेक्शन लागू होगा, जो 103 यानी 103 ऑफ BNS 2023 में बनाया गया है। और इसमें पेनल्टी के तौर पर उन लोगों को फांसी की सज़ा भी हो सकती है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या जो ऐसी पनिशमेंट जो कि कम से कम 14 साल से कम की नहीं होगी, और साथ में उनको जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना जो होता है वो कोर्ट डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, वो कोर्ट उस पर कितना लगाएगा, सरकमस्टांसेस देखेगा कि किस तरीके का है जो इंसान जिसकी डेथ
हुई है वो उसकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, अपने परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अकेला कमाने वाला होता है तो उससे इस तरीके के जुर्माने की अपेक्षा की जाती है जिससे कि उसकी फैमिली को थोड़ा बहुत मुआवजा मिल सके, जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके।